नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया, रसिया और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के सप्लाई का प्राइस फाइनल हो गया है, जो इंडोनेशियन आर्म फोर्सेस को दिए जाएंगे। ये एग्रीमेंट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के न्यू दिल्ली विजिट के पहले हुआ है, जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। ये डील 7 ईयर्स तक चलती रही और नेगोशिएशन में इंडिया, इंडोनेशिया और रसिया का इन्वॉल्वमेंट था। रसिया की रोसोबोरन एक्सपोर्ट ने इसमें काफी रोल प्ले किया है, क्योंकि ब्रह्मोस ज्वाइंट वेंचर है जिनमें रसिया का अप्रूवल जरूरी है। इस डील की टोटल वैल्यू $450 मिलियन है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की रिपब्लिक डे पर आने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट थर्सडे को हो सकता है और हो सकता है कि ब्रह्मोस डील भी उसी टाइम अनाउंस हो। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा इंटरनेशनल बायर बनेगा, जिसने 2022 में $375 मिलियन का डील किया था। यह डील इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का एक मेजर स्टेप है, जो इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनने को दिखाता है। ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन इंडो रशियन कोलैबोरेशन का है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर से लिया गया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है, जो कंट्री के लिए डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर्पस के लिए बेनिफिशियल है। इंडोनेशिया के लिए ये डील सिर्फ एडवांस वेपनरी अक्वायर करने का नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का है, स्पेशली मैरीटाइम डिस्प्यूटेड के बीच। ये डील सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी का सेल नहीं, बल्कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच के स्ट्रेटेजिक टाई को और मजबूत करेगी। इससे यह भी क्लियर होता है कि इंडिया अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये डेवलपमेंट साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा है। इंडिया अपने फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे तेजस MK-1A और तेजस MK-2 के लिए एडवांस मटेरियल का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। कंपोजिट एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। इसका यूज एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस बढ़ाने और वेट कम करने के लिए होता है। 2035 तक इंडिया का प्लान है कि 300 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट बनाए जाए, जिनमें कंपोजिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यह स्टेप इंडिया के डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे देश की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो CSIR के अंडर काम करता है, इसने कंपोजिट का यूज करते हुए इंडिया के फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट डिजाइन में एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। NL ने LCA तेजस और सारस एयरक्राफ्ट में कंपोजिट का इस्तेमाल किया, जिससे ये एयरक्राफ्ट लाइट वेट और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए। अब NL तेजस MK-1A और MK-2 के लिए इस टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करने का प्लान बना रहा है। कंपोजिट का यूज एयरक्राफ्ट के वेट को कम करने, स्ट्रेंथ को बढ़ाने और ड्यूरेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए किया जाता है, जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए NL प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है। यह स्टेप मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सेल्फ रिलायंट बनाने की सरकार की स्ट्रेटेजी के मुताबिक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और एडवांस करेगी। इसमें मल्टीपल कंपोजिट लेयर को एक साथ बॉन्ड किया जाता है, जो वेट कम करता है और एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इंप्रूव करता है। यह टेक्निक न सिर्फ एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस इनहेंस करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस करती है। 2035 तक ये फाइटर जेट के 300+ यूनिट के साथ इंडिया अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गोल को अचीव करने का प्लान कर रहा है। ये मूव इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, जो ग्लोबल मार्केट में भी एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। इंडियन एयरफोर्स ने रशियन Tu-160 बॉम्बर लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत महंगा है और इंडिया के पास इसे सपोर्ट करने के लिए जरूरी फैसिलिटी नहीं है। Tu-160, जो ब्लैक जैक के नाम से फेमस है, एक एडवांस और पावरफुल बॉम्बर है, जो न्यूक्लियर और नॉर्मल मिसाइल दोनों ले जा सकता है और लॉन्ग रेंज मिशन के लिए बना है। लेकिन इसका खरीदने का प्राइस और इसे चलाने का खर्चा इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है, जो अभी अपने बजट और प्रायोरिटीज को देखकर डिसीजन ले रहा है। इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर के हिसाब से एक Tu-160 बॉम्बर का प्राइस $163 मिलियन है, जो डिफेंस बजट के अंदर मैनेज करना मुश्किल है। सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस पे भी हेवी खर्चा आएगा। इसके अलावा पायलट्स और क्रू को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी, क्योंकि इसका डिजाइन और एवियोनिक्स काफी कॉम्प्लेक्स है। ये सब मिलाकर ऑपरेशनल कॉस्ट को और बढ़ा देता है, जो करंट बजट के साथ मैच नहीं करता। इंडियन एयरफोर्स का ये डिसीजन बिल्कुल सही है। ऐसे हाई कॉस्ट प्लेटफॉर्म लेने से अच्छा है कि इंडिया अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करे, जैसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी समस्या है। TU-160 के लिए बड़े रनवे, लार्जर हैंगर्स और स्पेशल मेंटेनेंस फैसिलिटी की जरूरत होती है, जो इंडिया के करंट एयर बेसेस में अवेलेबल नहीं है। अगर नई फैसिलिटी बनाई जाती है तो ये एक अलग से फाइनेंशियल बर्डन बनेगा। ये सब देखते हुए लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया का करंट फोकस अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने, मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज इनहेंस करने और ड्रोन जैसे असिमेट्रिक वॉरफेयर टूल पर है। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी रीजनल सिक्योरिटी और डिटेरेंस पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसमें TU-160 जैसा हैवी बॉम्बर फिट नहीं होता। ओवरऑल TU-160 एक इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया की नीड्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से ये अभी फिजिबल ऑप्शन नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट की कमी के कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 30 है। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम हो रही है। इससे मोदी गवर्नमेंट के डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर सवाल खड़ी हो गई है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह है कि पुराने जेट अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट करके रिटायर हो रही है और नए जेट्स टाइमली डिलीवर नहीं हो रही है। साथ ही तेजस और MRFA प्रोग्राम में डिले ने इस सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया है। इंडियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, उसकी टाइमली डिलीवरी इंटरनेशनल सप्लायर पर डिपेंड करती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये डिलीवरी मुश्किल हो गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट के पास इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए एक अच्छी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी है। हालांकि गवर्नमेंट ने खुद से जरूरी चीजें बनाने पर फोकस किया है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की इमीडिएट जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस में कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इस बदलाव की रफ्तार इतनी स्लो है कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ के गिरावट को रोक नहीं पा रही है। इस टाइम हमारे डिफेंस में सेल्फ रिलायंस और ऑपरेशनल रेडीनेस के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं बना तो इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए लगता है कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना होगा और साथ ही इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट को भी स्ट्रीमलाइन करना होगा, ताकि कॉम्बैट स्ट्रेंथ में जो गैप है वो जल्दी दूर हो सके। रक्षा मंत्रालय ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो जल्दी से टेडबीएफ का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट करे, जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट करियर के लिए डिजाइन किया गया है। एक इंटरव्यू में ADA के ऑफिसर ने बताया कि अगर इंडियन एयरफोर्स इंटरेस्टेड हो तो जो टेडबीएफ है उसका मॉडिफाइड वर्जन इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा सकता है। टेडबीएफ 26 टन का फाइटर जेट है और नेवल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उससे इंडियन एयरफोर्स के लिए एडप्ट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होगा। इसमें फोल्डिंग विंग्स और हैवी ड्यूटी लैंडिंग गियर्स जैसे नेवल फीचर को हटा दिया जाएगा और ये जो काम है सिर्फ 2 इयर्स के अंदर हो सकता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट का वेट लगभग 24 टन होगा। फोल्डिंग विंग्स ना होने की वजह से इसमें और भी हार्ड पॉइंट ऐड हो सकती है, जो फाइटर जेट के मल्टी रोल कैपेबिलिटी को और इनहेंस करेगा, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट में 5 टन एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी होगी, जिससे इसका ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ा देगा। ये फीचर इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली टेडबीएफ प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ADA ऑफिशियल का कहना है कि ये जो वेरिएंट होगा वो AMCA और तेजस MK2 प्रोजेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के MRFA एक्विजिशन प्लान्स और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी ये डिसाइड करेगी कि वो इस नेवल डिजाइन को अपनाना चाहेगी या नहीं। अगर इंडियन एयरफोर्स इसको अडॉप्ट करती है तो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का एक और सक्सेस होगा और इंडिया की सेल्फ रिलायंस जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।